नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सलाखों के पीछे आजादी के ख्वाब बुनते आर्यन खान के हिस्से में एक रात का और इंतजार आया है। आज जब अदालत में आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई तो आर्यन के साथ साथ शाहरुख और गौरी का दिल भी धड़क रहा था। बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आर्यन का इंतजार अभी बाकी है क्योंकि कल एक बार फिर से आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इंतजार लंबा खिंच सकता है। कल दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। आर्यन ड्रग केस में कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। आज भी उम्मीद की जा रही थी करीब 1 घंटे तक की कोर्ट में चली सुनवाई के बाद क्या होगा आर्यन खान का, लगातार सभी के जहन में ये सवाल था क्योंकि 20 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आर्यन खान जेल के भीतर है। वो लगातार एनसीबी की गिरफ्त में भी रहे, यानी कि 2 अक्टूबर के बाद से ही उनकी मुश्किलें जिस तरह से बढ़ी हुई थी वो आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, कल दोपहर 2:30 बजे से फिर से जब सुनवाई शुरू होगी तो उसके बाद ही ये निर्णय आ पाएगा कि आर्यन खान जेल में ही रहेंगे या फिर उनको बेल दे दी जाती है 23 दिनों के बाद, क्योंकि निचली अदालतों ने बार बार एनसीबी के पक्ष को माना और आर्यन खान को रिहा नहीं किया गया था। आज आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की ओर से पक्ष रखा गया। आपको बता दें कि बड़े बड़े वकीलों की फौज पूरी लगी है ताकि आर्यन खान को जल्द से जल्द राह दी जा सके। क्या हुआ है आज हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। कल क्या होगा, दोपहर 2:30 बजे के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी, यानी कि लंच ब्रेक के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद आर्यन खान का क्या होगा ये कल समझ में आ पाएगा। देसाई की दलील पर सुनवाई होगी, जबकि आज आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी जो भी दलील थी आर्यन खान के पक्ष में उनको रिहा किए जाने को लेकर उनकी ओर से रखी गई। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील तो रख दी, लेकिन जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है और कल जमानत पर आ सकता है फैसला, यानी कि कल शाम को यह साफ हो जाएगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल के भीतर ही रहते हैं या फिर उनको छोड़ दिया जाता है। आर्यन के वकील की ओर से जो दलील दी गई वो आपको दिखा रहे हैं। दलील नंबर 1, केस में अब तक कोई भी बरामदगी नहीं हुई तो फिर आर्यन की गिरफ्तारी कैसे, ये सवाल पूछा गया। आर्यन के ड्रग लेने की बात भी साबित नहीं हो सकी है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट है, लेकिन ड्रग्स लेने की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बात को भी आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की ओर से रखा गया है। आर्यन का अब तक कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया। इस पर बहुत ज्यादा फोकस देने की कोशिश उनके वकील की ओर से की गई और कहा गया आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं था, बल्कि उसको तो गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और जो गेस्ट के तौर पर गया वहां पर क्या हो रहा है इसके बारे में आर्यन को जानकारी नहीं थी। जिस चैट को बार बार सबूतों की तरह रखा जा रहा है, दरअसल वो चैट 2018 और 19 के हैं। मौजूदा क्रूज पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। चैट जिस वक्त की है, आर्यन खान उस वक्त विदेश में थे। आर्यन के किसी साजिश में शामिल होने के सबूत नहीं है। ऐसे में आर्यन को जेल में क्यों रखा गया है, उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिहैब सेंटर भेजा जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, ये तमाम बातें मुकुल रोहतगी याद करते हुए नजर आए। अगर आर्यन साजिश में भी शामिल हो तो सजा 1 साल ही है, ये बात भी उनकी ओर से रखी गई। तो ये आर्यन के वकील की ओर से दलीलें रखी गई हैं। अब कल जब दलीलों का एक नया दौर शुरू होगा तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है आर्यन खान के लिए महत्वपूर्ण होगा। सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और विद्या लगातार कोर्ट की हर खबर आप तक पहुंचाती रही आज पूरे दिन भर। विद्या, अब कल पर फिर से सभी की नजर 2:30 बजे दोबारा जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आर्यन खान जेल में ही रहेंगे या फिर कल उनको राहत मिल जाती है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में और कल किस तरह की उम्मीद की जाए, बताइए विद्या। जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर देखें तो मुकुल रोहतगी का बार बार यही कहना था कि कॉन्शियस पोजेशन, यानी कि एक आरोपी को पता होना चाहिए कि उसके पास से कुछ ड्रग्स हैं। तो ये कॉन्शियस पोजेशन आर्यन खान से नहीं था, फॉर द सिंपल रीज़न कि अरबाज के जूते में ड्रग्स पड़ा है। इसका पता आर्यन को कैसे हो सकता है, इस बात पर जोर दिया गया। इसके अलावा ये भी बार बार कहा गया कि एक साथ तो 3 आरोपी पकड़े गए थे, तो उस समय क्यों नहीं आर्यन खान पे कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया। ऐसा क्यों है कि बाद में सोच समझ के दूसरी चीज़ों को और डाल के देखा गया है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी का, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में देखें आर्यन खान के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो दरअसल बेलेबल हैं, लेकिन सेक्शन 29 जो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है वही इस पूरे मामले को बहुत कठिन बना रहा है आर्यन खान के लिए। उसी के खिलाफ ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स हुए।
इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो अरबाज के जो वकील हैं उनका कहना है कि उनको अभी समय लगेगा आर्ग्यूमेंट करने में, जो मुनमुन धनीचा के जो वकील हैं उनको भी समय लगेगा, और इन तीनों का रिप्लाई अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल देंगे। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स कल भी होने हैं, तो पता नहीं कल भी खत्म हो गए कि नहीं, लेकिन अगर ये कल खत्म हो जाता है तो हो सकता है कि आदेश इस मामले में आ जाए। यानी कि कल तक का ये लंबा इंतजार, अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन निचली अदालतों की ओर से जिस तरह से आर्यन के खिलाफ निकलकर बातें सामने आई, यानी कि उनको वहां से राहत नहीं मिली, अब आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा जाना। फिलहाल के लिए शुक्रिया विद्या इस पूरी जानकारी के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद दोबारा इस पूरे मामले को लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना और जानना। लेकिन आज कोर्ट में दलीलों के दौरान चैट का कई बार जिक्र आया है। वो चैट आर्यन और अनन्या के बीच हुई थी। आज तक को भी अनन्या और आर्यन की कई चैट मिली हैं, जिसको लेकर एनसीबी लगातार इन दोनों से पूछताछ कर रही है। अनन्या से भी 2 बार हो चुकी है पूछताछ। आर्यन अनन्या की चैट का सच क्या है? कौन ड्रग्स लाता था, कौन ड्रग्स बेचता था, कौन ड्रग्स लेता था, किसने ड्रग्स मंगाई थी? अनन्या से 2 दिन और 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। वो सवाल अधूरे हैं जो एनसीबी अनन्या आर्यन की चैट से निकालना चाहती है। कुछ नए चेहरों की तलाश है, कुछ पुराने चेहरों पर पक्की मुहर लगनी है। लेकिन अनन्या भले ही 2 दिन से एनसीबी के सवालों से दूर हों, लेकिन उनकी चैट सवालों के घेरे में है। आज तक को अनन्या और आर्यन के बीच ड्रग्स को लेकर हुई अलग अलग चैट मिली है, जिनमें से 4 तो साल 2019 की है, जबकि 5वीं बातचीत इसी साल अप्रैल की है। 6 जुलाई 2019 को शाम 7:49 पर अनन्या लिखती हैं, गांजा ये भी डिमांड में है, मैं तुम्हारे लिए चुपके से ले लूंगी। ठीक। दोबारा 7:51 पर अनन्या आर्यन को लिखती हैं, अब मैं इस काम में लगी हूँ। उसी दिन रात 9:54 पर आर्यन ने अनन्या से पूछा, तुमने गांजा खरीदा? अनन्या जवाब देती हैं, ये मुझे मिल रहा है। 5वां चैट 2 साल बाद का है। 18 अप्रैल 2021 की शाम 3:27 पर आर्यन लिखते हैं, कल कोकीन लेते हैं। फिर आर्यन एनसीबी के नाम पर डराते हुए लिखता है, मैं तुम सबको पकड़वाता हूँ एनसीबी से। जिस एनसीबी का डर आर्यन अनन्या और अपने दोस्तों को दिखा रहा था, आज उसी एनसीबी के शिकंजे में खुद आर्यन खान है और अनन्या एनसीबी के ताबड़तोड़ सवालों का सामना कर रही है। उसकी ये चैट भी तब आई जब एनसीबी ने ठान लिया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में वो जमानत का पुरजोर विरोध करेगी। एफिडेविट फाइल करेंगे? नहीं, आज एफिडेविट का नहीं है, आज सिर्फ बेल का मैटर लगा। तो बेल का विरोध करेंगे सर? सर बेल का विरोध करेंगे। आप देख पा रहे हैं जो ये बीवी सिंह है, आर्यन केस के आईओ हैं, और इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे जो ये लाल रंग की फाइल है। इसी फाइल में कुछ दस्तावेज है, वो दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जो वकील है उनसे मिलने के लिए ये जा रहे हैं। एनसीबी पहले ही दिन से आर्यन और उसके साथियों को शिकंजे से निकलने देने के मूड में नहीं थी। नए चैट एनसीबी के सूत्रों से ही मीडिया तक पहुंचे। हालांकि उसके अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। हाईकोर्ट में जब ये बेल एप्लीकेशन अपोज करते हैं आर्यन खान की, केस के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। बिल्कुल ये चैट इस केस की सबसे अहम कड़ी है। यही वजह है कि एनसीबी अनन्या से पूरा सच जानना चाहती है। आर्यन खान से भी चैट को लेकर कई सवाल किए जा चुके हैं। ये चैट आगे भी दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, कई नए चेहरे सामने ला सकती है। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आर्यन ड्रग्स केस में बीते कुछ दिनों से पूरा का पूरा फोकस शाहरुख खान के बेटे की बजाय एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ आ गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक हर दिन उनके खिलाफ कोई नया दस्तावेज लेकर आ जाते हैं। आज उन्होंने वानखेड़े पर लेटर बम फोड़ दिया है। देखिए, 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं, जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है। जिसने वो खत लिखा है सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करें।
हाँ हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे। ड्रग्स केस में सियासत ने ऐसा घर बनाया कि समीर वानखेड़े के ग्रहों की दिशा ही बदल गई। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की कुंडली खंगाली और एक एक चाल की गणना कर दोष गिनाने लगे। पहले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट वाला आरोप लगाकर जन्म पत्री की व्याख्या की और अब कर्म के योग में वसूली वाला गुणदोष गिना दिया। 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। समीर वानखेड़े पर इस नए संकट का आधार नवाब मलिक ने एनसीबी के अज्ञात अधिकारी की चिट्ठी को बनाया है। इस चिट्ठी में एक एक कर 26 मामले गिनाए गए हैं जिनमें समीर वानखेड़े पर उगाही के लिए लोगों को फंसाने का आरोप है। अज्ञात एनसीबी अधिकारी ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि आर्यन केस के जांच अधिकारी विश्व विजय सिंह और समीर वानखेड़े एनडीपीएस की धारा 27 का बेजा इस्तेमाल कर लोगों को फंसाते हैं और फिर तलाशी के दौरान विश्व विजय के खिलाफ लूटपाट की शिकायत आने पर वानखेड़े उसका बचाव करते हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े के ऐसे कारनामों से एनसीबी बदनाम हो रही है। हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। नवाब मलिक के दावे समीर वानखेड़े पर संदेह बढ़ा सकें, उससे पहले ही उनका परिवार सामने आ गया। ड्रग्स केस के आरोपों के नवाब बन चुके मंत्री से पूछ लिया कि आखिर इतनी सनसनीखेज चिट्ठी लिखने वाला शख्स है कहाँ। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। उधर एनसीबी का विजिलेंस डिपार्टमेंट तमाम आरोपों पर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच कर रहा है। आरोपों की नई चिट्ठी की जानकारी एनसीबी को भी है। कहा जा रहा है एनसीबी ऑफिसर द्वारा नवाब मलिक को लिस्ट भेजी गई 26 केसेस की जिसमें कई एलिगेशन है। हाँ, एक पेपर मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आया है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। इस बीच नवाब मलिक ने अपने उस दावे को फिर से सही बताया है जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने की बात कही थी। उनका आरोप है कि एक दलित का हक छीनकर समीर वानखेड़े फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल किए हैं। इस आरोप पर वानखेड़े की पत्नी भड़क गईं और नवाब मलिक के आरोपों का जवाब दिया। क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दे या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दे, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़ के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखी? ये मीडिया के सामने आके मीडियाबाजी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कोर्ट में रखी? ये प्रूफ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दो या कुछ भी प्रूफ दो या पेपर दो या कोई व्हाट्सएप चैट शेयर करो, कुछ तो शेयर करो कि समीर वानखेड़े के साथ हमारी ये बात हुई है। स्टिंग ऑपरेशन कर लो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि कोई प्रूफ लाके बता दे मेरे हस्बैंड के बारे में। दूसरी तरफ नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी हैं। मलिक का कहना है कि सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा कर अगर ज्ञानदेव वानखेड़े ने नौकरी हासिल की होगी तो उनसे अब तक का वेतन वसूला जाएगा और उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। इन आरोपों के जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा कि यह सब झूठ है और मजाक है, उनको जो करना है करने दो, सारे आरोप गलत हैं। वानखेड़े इस वक्त दिल्ली में हैं, जहां एनसीबी हेडक्वार्टर में एक रिव्यू मीटिंग है। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ की जा रही जांच में उनसे जल्द पूछताछ की जाएगी।
ड्रग्स मामले में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यही वजह है कि समीर वानखेड़े का परिवार भी कई लोगों के निशाने पर आ गया है। हमको मिल रहे थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के ताबड़तोड़ आरोपों के बीच कई लोग समीर वानखेड़े के भी समर्थन में उतर आए हैं। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर उनके समर्थन में हिंदू सेना ने पोस्टर लगाए। साफ है कि ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े को लेकर मुंबई से दिल्ली तक तनाव और तनातनी बढ़ी हुई है। मुंबई में अरविंद ओझा और कमलेश सुतार के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। ये पूरा मामला आगे किस रूप में बढ़ता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी भी अपना हाथ आजमा रही है। उसे उम्मीद है कि दिल्ली की तरह यूपी में भी उसकी एंट्री जोरदार होगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और यूपी में सियासी पारी का आगाज किया। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या यूपी के सियासी रण की धुरी बन गई है। हर दल, हर पार्टी का नेता श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहा है। यूपी में जीत की इसी आस को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। और लगे हाथ सरकार बनने पर यूपी के लोगों को मुफ्त अयोध्या यात्रा कराने का ऐलान भी कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। इससे पहले केजरीवाल ने सोमवार को सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रों और भजनों के बीच आरती की और भगवान श्री राम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कल्याण की कामना की। आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश है। केजरीवाल की अयोध्या यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करना है, लेकिन आम आदमी पार्टी की इन कोशिशों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज किया कि जिनसे दिल्ली नहीं संभली वो यूपी को क्या संभालेंगे। कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी पहली बार यूपी के चुनावी मैदान में उतरेगी और इससे पहले पार्टी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुछ दिनों पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अयोध्या का दौरा कर रामलला के दर्शन किए थे। आम आदमी पार्टी के यूपी अभियान के बीच प्रदेश की सियासी हलचल बढ़ी हुई है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी के अलावा विरोधी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही हैं। हर दल को अपना अपना चुनाव अलग अलग तरीके से प्रचारित करने का अधिकार है। कोई भी प्रचार कोई अयोध्या से कर रहा है, कोई मथुरा से कर रहा है, कोई काशी से कर रहा है।
जिन्हें जहां से चुनाव प्रचार शुरू करना हो करें। हम तो जनता के बीच में अपनी प्रतिज्ञाओं से चुनाव प्रचार करें। यूपी के चुनाव से पहले हर पार्टी ने विजय अभियान के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है और इस अभियान की शुरुआत अयोध्या से हो रही है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।